मैं आप लोगों को संविधान पढ़ा रहा था और संविधान का जो चैप्टर 3 यानी भाग 3 था, मौलिक अधिकार, वो मैंने स्टार्ट किया था और मैं बताया था कि मौलिक अधिकार जो है 12 से लेकर के 35 यानी आर्टिकल अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, जिसमें टोटल में 12 से लेकर के 28 तक बता चुका हूँ। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है आर्टिकल 29 से लेकर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बताया था कि जो मूल अधिकार है वो टोटल आपके 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं, जिसके अंतर्गत पहला समता यानी समानता का अधिकार पढ़ा दिया था, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, यानी धार्मिक स्वतंत्रता से पहले मैं पढ़ा चुका था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। क्लियर हो गया? यानी टोटल हम लोग 4 पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं पांचवा जो आपका मौलिक अधिकार है वो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार मतलब किसी इंसान का जो वेशभूषा है या उसका एजुकेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या अधिकार दिया गया है। मान लीजिए कि हमारा भारत जो देश है उसमें कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हों, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो सबसे कम पढ़े लिखे हों, मतलब न के बराबर, 0 पढ़े लिखे हो ही ना, यानी उनका शिक्षा हो गया। संस्कृति यानी कल्चर, हो सकता है किसी का वेशभूषा बहुत ही बेहतरीन हो, टाई बेल्ट, डायरी क्या मतलब टाई बेल्ट लगाता हो, है ना, अंग्रेजों वाले फीलिंग रखता हो। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हो जो बेचारे इतने गरीब हैं कि उनके पास टाई बेल्ट या जो भी लगाने की बात आए, यानी अंग्रेजों वाली फीलिंग तो है लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस समय ये अधिकार बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो अधिकार है ये अल्पसंख्यक के लिए है। किसके लिए है? अल्पसंख्यक के लिए। अब अल्पसंख्यक में क्या क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए कि जिनकी संख्या कम होगी ना वो अल्पसंख्यक होता है। क्या होता है? अल्पसंख्यक होता है। ये बात आप समझ गए ना कि जिनकी संख्या कम होती है वो अल्पसंख्यक। जैसे मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गए, सिख हो गए, जितने भी बौद्ध धर्म के लोग हो गए, ये सब क्या है? अल्पसंख्यक में आते हैं। ठीक है, लेकिन अब इस अकॉर्डिंग मत सोचिएगा जाति के अकॉर्डिंग, आप इस अकॉर्डिंग सोचिए कि जैसे सिंपल सी वर्ड में ये कहूँ कि जैसे आप समझिए कि जो नीच जाति का है, वैसे मुझे नीच शब्द नहीं बोलना चाहिए, मैं समझाने के लिए उपयोग कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कोई SC कास्ट का है या ST कास्ट का है तो वो एक प्रकार के अल्पसंख्यक हैं कि नहीं है। दूसरा चीज, वो छोटे कास्ट के हैं, तो जो छोटे कास्ट के हैं तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या किया जाता है? भेदभाव किया जाता है। मान लीजिए कि छोटे कास्ट का कोई व्यक्ति है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है ना, ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से अपने संस्कार के बारे में नहीं पता, संस्कृति के बारे में नहीं पता। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसे क्या करोगे कि कहीं उसे आने जाने नहीं दोगे, उसे मारपीट करोगे, तो उसके लिए ये अधिकार दिया गया है। इसमें जो आर्टिकल आता है वो आता है आपका आर्टिकल, इसमें आता है 29 और 30, 2 आर्टिकल आते हैं। ठीक है, अब 2 आर्टिकल में ये 29 नंबर आर्टिकल क्या कहता है? ये कहता है ना कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, मैंने बताया ना कि अल्पसंख्यक तो खास तौर से उनके लिए बनाया गया, लेकिन किसी भी व्यक्ति के लिए, सबके लिए बात कर रहा है। सबके लिए इसलिए ना कि जैसे मान लीजिए कोई अपर कास्ट का भी है तो वो कुछ उसमें अमीर होंगे,
और कुछ क्या होंगे, बिल्कुल गरीब होंगे। तो जो गरीब है वो एक प्रकार से अल्पसंख्यक है। क्या अपर कास्ट में भी जो गरीब है, क्या अमीर उसको वरीयता देंगे उतना? कभी नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संस्कृति यानी वेशभूषा, बोलचाल, जो भी उसकी क्वालिटी है, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग या उसकी शिक्षा के अकॉर्डिंग आप किसी भी संस्थान में प्रवेश से नहीं रोक सकते हो। याद रखिएगा पॉइंट्स। 29 नंबर ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की जो संस्कृति चाहे कैसी भी हो, एजुकेशन कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन ना भी हो, फिर भी आप उसे किसी संस्थान में प्रवेश से नहीं रोक सकते हो। आई बात समझ में? यानी इसी आर्टिकल के तहत जो है कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भारत के किसी जगह पे जा सकते हैं, किसी सरकारी ऑफिस जो ऑफिस होता है उसमें जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, यही आर्टिकल कहता है। अब ये नहीं कोई कहेगा कि तुम पढ़ा लिखा नहीं है यहाँ पे मत आना, ऐसा आप बोल नहीं सकते। अगर बोलोगे इस आर्टिकल के तहत यानी उसके मौलिक अधिकार का हनन किया जाएगा तो वो इस आर्टिकल के तहत आपके ऊपर यानी जो व्यक्ति उसके ऊपर ये करेगा उसको क्या कर दीजिएगा, केस कर दिया जाएगा। अब सोचिए ये चीज़ें सोच कौन रहा है, मतलब जो सबसे ज़्यादा डिग्री धारण किया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो ये बातें सोच रहे हैं। उनको पता था कि अगर मैं इतना पढ़ पाया हूँ तो मैं अपनी काबिलियत, लेकिन भारत देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ पाएंगे। जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो लोग उनके साथ भेदभाव करेंगे, तू अनपढ़ है, तू कैसे आ गया यहाँ पे। या कोई मान लीजिए कि कोई किसी का फटा कपड़ा हो तो आप उसके प्रति भी क्या करोगे, उसको आने से मना कर दोगे। लोग देखते हो ना, जब किसी के घर शादी विवाह होता है तो अगल बगल से खाने के लिए लोग आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हो गए चाहे जो भी उसका वेशभूषा कैसा भी हो, तो हम क्या करते हैं वहाँ प्रवेश से वर्जित कर देते हैं। जी, वहाँ पे प्रवेश से हम उसको रोक देते हैं, इसलिए कि उनका वेशभूषा बाकी लोगों से डिफरेंट होता है, तो लोग छूत ना माने इसलिए हमें उन्हें रोक देते हैं। बल्कि ये एक मेरे हिसाब से क्या है कि वो गलत भी है। ठीक है, सपोज करिए कि उतने लोग खा रहे हैं तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो 2 4 10 15 20 बच्चे या 10 20 50 क्या खाएंगे, तो वो उनको कोई रोकना नहीं चाहिए। हाँ, उनको अलग से कर दीजिए, उनके वेशभूषा अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उनका कपड़ा पहनावा अच्छा नहीं लग रहा है, वो गंदे रूप से रह रहे हैं, तो उनको आप अलग से दीजिए, लेकिन दीजिए, कहने का मतलब मेरा ये है। लेकिन वही लोग अगर सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो उन्हें कोई प्रवेश से रोक नहीं सकता। अब फंक्शन में इसलिए रोका जाता है कि फंक्शन खुद का पर्सनल होता है, ना कि कोई गवर्नमेंटेड है, ना ही कोई प्राइवेट है, कोई संस्थान नहीं है कि आप जाओगे तो आपको जाने दिया जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? तो यहीं पे 29 में यही कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उसकी संस्कृति या शिक्षा के आधार पर आप किसी भी संस्थान में प्रवेश से रोक नहीं सकते हो, उन्हें प्रवेश दिया जाएगा, ये 29 कहता है। अब उसके बाद आता है 30। मान लीजिए कि कोई अल्पसंख्यक है, उसको पढ़ना है, क्या करना है, उसको पढ़ना है, लेकिन जिन ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे बहुसंख्यक लोग हैं, क्या है, बहुसंख्यक लोग हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पढ़ रहे हों, लेकिन जब वो पढ़ते हैं तो अल्पसंख्यक को उनके साथ बैठकर पढ़ने में संकोच उत्पन्न हो रहा है। यार वो मुझे पढ़ने देगा नहीं देगा। जैसे सपोज करिए कि आपके क्षेत्र में जैसे एसटी के कैटेगरी जो एससी होता है और एक एसटी होता है, एसटी कैटेगरी के लोग कुछ दिखाई देंगे, जैसे बस 4, समझिए बस 4, गांव देहात में जो बस 4 होते हैं उनके बच्चों को कोई भी प्राइवेट विद्यालय नहीं पढ़ाता है। क्यों नहीं पढ़ाता? तो यही बात यहाँ पे कहा गया है कि अगर अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक के साथ पढ़ने में अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, संकोच उत्पन्न हो रहा है कि बड़े जो बहुसंख्यक हैं, है ना, जिनकी संख्या ज़्यादा है, उनके साथ पढ़ें तो पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, उस समय वो उनको क्या किया जाएगा कि उनके लिए अलग से अधिकार दिया गया है कि आप शिक्षा के लिए आप क्या कर सकते हो, अपना अलग से विद्यालय बना सकते हो। और आप विद्यालय बनाओगे तो उसके लिए जो धन होगा ना, पैसा होगा, वो सरकार पे करेगी, सरकार देगी। ये बात किस में बताया गया है? 31 में। मतलब कि इसमें अल्पसंख्यक के हितों के बारे में बताया गया है ना, और इसमें बताया गया अल्पसंख्यक के शिक्षा के बारे में। ये बताइए, समझ में आ गया? यानी अगर अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक के साथ
शिक्षा ग्रहण करने में अगर संकोच उत्पन्न हो रहा है तो अल्पसंख्यक चाहे तो अपना एक विद्यालय ओपन कर सकता है और इसके लिए सरकार उसको पैसा भी देगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। ये 29 और 30 यही है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल मतलब कि जो मूल अधिकार है 6वां। तो देखिए मैं बताया था कि जब संविधान बना था उस टाइम 7 थे। कितने थे? 7 थे। ठीक है, तो मैं 6वां जो बताने वाला हूँ ये मूल अधिकार का भाग नहीं है वर्तमान में, लेकिन जब बना था तब था। ये है संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति का अधिकार। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। संपत्ति का अधिकार जो आर्टिकल है वो केवल 31 है। क्या है वो? 31 है। याद रखिएगा, केवल एक ही आर्टिकल है और ये हमारा मूल अधिकार नहीं है। ये भी याद रखिएगा कि कौन सा हमारा मूल अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार। अब इस संपत्ति के अधिकार में ना ध्यान रखिएगा, इस संपत्ति के अधिकार में जो संपत्ति की बात की गई है वो पैतृक संपत्ति। किसकी? पैतृक संपत्ति की बात की गई है। ये पैतृक संपत्ति की बात किया गया है इस आर्टिकल में। पीछे मैं बताया था 19 का जो 6 था। ठीक है, 19 का 6, इसमें मैं आपको बताया था अर्जित संपत्ति। क्या बताया था? अर्जित संपत्ति। ठीक है, याद रखिएगा। पैतृक संपत्ति क्या होता है कि जो आपके पुरखों से मिली हुई जो संपत्ति होती है, जब पुराने दादा परदादा के समय से जो जमीन है वो पैतृक संपत्ति है। तो जितनी भी आपकी चाहे अर्जित संपत्ति हो चाहे पैतृक संपत्ति हो, ये आपके अधिकार है ही नहीं। इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार। मतलब ये कानून के थ्रू आपका संपत्ति आपका नहीं है। ये बात याद रखिएगा। चाहे आपके दादा परदादा चाहे किसी का भी जो संपत्ति है ना वो आपका नहीं है, वो कानूनी अधिकार के तहत है। मतलब कि वो संपत्ति सरकार की है। क्या है? वो सरकार की है। सरकार जब चाहे आपको आपके जमीन से बेदखल करके वहां से कोई रोड बना सकती है, रास्ता बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई उसका कुछ कर नहीं सकता है। हाँ, उसके बदले आपको मुआवजा जरूर देती है। क्या देती है? मुआवजा देती है कि हाँ आपको दूसरा जगह ले करके रहना चाहिए। लेकिन आप सोचिए कि आपका वो संपत्ति है ही नहीं, फिर भी ये बहुत गरिमा है एक प्रकार की सरकार की कि उसके बदले क्या देती है? मुआवजा देती है। तो संपत्ति का अधिकार यही है। क्या है? वो कानूनी अधिकार है। जब इसको कानूनी अधिकार कब बनाया गया? तो संविधान में ना 44वां जब संशोधन किया गया 1978 में, तब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। और जब कानूनी अधिकार बन गया तो ये जो आर्टिकल 300 क है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 300 क उसमें ये रख दिया गया। किसको? संपत्ति का अधिकार जो था वो कानूनी अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब किया गया तो इसको 300 क अनुच्छेद 300 के क में ले जाकर के रख दिया गया। ठीक है, ये क्या था? हमारा संपत्ति का अधिकार। ये बात समझ में आ गया। तो संपत्ति का अधिकार यानी 31 कंप्लीट हो गया। उसके बाद 7वां जो आता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो अधिकार है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, मतलब पूरा डिटेल्स के साथ आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कॉपी पे नोट करना है तो कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।